हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरवीएस क्लासेज द परीक्षा गुरु। प्यारे बच्चों, मैं इस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि इससे रिलेटेड मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले ही डिस्कस कर रखे हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस सम मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। चलिए फिर हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। देखिए जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। कुछ लोग इसी को सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सिंटैक्स के नाम से भी इसको कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए तो देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें कि इसके कौन से रूल्स हैं, कैसे उनको आप हैंडल करेंगे। अगर आपके एग्जाम में वो सारे रूल्स क्वेश्चन वहाँ से बने तो कैसे उसको आप सॉल्व करोगे। देखिए इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूल है और बहुत ही ट्रिकी तरीके से मैं आप सभी लोगों को रूल्स पढ़ाऊँगा। देखिए रूल इसमें ये है कि इफ़, पहले मैं रूल बता देता हूँ फिर उसके बाद में डिस्कस करता हूँ। रूल ये है कि इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन एडवर्बियल फ्रेज, किससे स्टार्ट हो? एडवर्बियल फ्रेज से। इफ अ सेंटेंस starts with an adverbial phrase then we use a verb according to the subject which is given in the last of the sentence। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्बियल फ्रेज से हो तो इस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा इस सेंटेंस के अंत में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। सामान्यतः आप लोगों ने सुना होगा, देखिए इंग्लिश ग्रामर में कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसमें आती है वर्ब और वर्ब के बाद में उसमें क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यही हर सेंटेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। कोई भी सेंटेंस दुनिया का होगा सबका यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसमें देखो किसी भी सेंटेंस में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो सामान्यतः सब्जेक्ट हमेशा पहले ही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्बियल फ्रेज से होती है तो वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, ठीक है। तो रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्बियल फ्रेज से हो तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा उस सेंटेंस के लास्ट में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो एडवर्बियल फ्रेज है ये क्या होता है, ठीक है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उससे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ बैकग्राउंड में चीज़ों को देखना होगा। तो क्या चीज़ें हैं पहले उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा कमल वेंट एस्टरडे, एक सेंटेंस हमने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कमल वेंट इन द इवनिंग। अगला सेंटेंस हमने लिखा कमल वेंट एब्रॉड। अगला सेंटेंस हमने लिखा कमल वेंट इन द फील्ड। और एक सेंटेंस हमने और भी इधर लिख दिया, हमने लिखा आई विल डिलीवर द बॉक्स व्हेन दे मीट मी। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिख दिया या ऐसे लिख दिया व्हेन दे कम हेयर, ठीक है। देखिए इसकी हिंदी मीनिंग है आई विल डिलीवर द बॉक्स, मैं उन्हें बॉक्स दे दूंगा जब वो यहाँ आएंगे, ठीक है। मतलब जब वो यहाँ आएंगे तो मैं उनको बॉक्स दे दूंगा।
ये कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। अब पहले ध्यान से सुनिए, इन सेंटेंसेज को मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि क्या है ना कि आप लोग बुक्स वगैरह जब भी उठा के देखेंगे तो बुक में चीज़ें बस केवल रटी रटाई चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी आपको, जो भी चीज़ें उसमें लिखी हुई मिलेंगी आपको बस रटना पड़ेगा। इधर मैं आपको कभी भी, इधर ही नहीं, जो भी मैं लेक्चर लेता हूँ या जो भी चीज़ें आपको पहुँचाता हूँ आप तक, कभी भी मैं ऐसा नहीं करता कि आपको कोई चीज़ रटनी पड़े। हमारी कोशिश यही रहती है कि सारी चीज़ों को आपको लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करूं। जब आपको चीज़ों का लॉजिक पता होता है देन यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसको बाय हार्ट ऐसा नहीं है कि मुँह ज़बानी उसको रटना पड़े या फिर ऐसे ही पूरा सेंटेंस रटना पड़े। तो वहाँ पे आपको ये जो रटने वाला काम है ये बंद हो जाता है। चीज़ों को लॉजिकली समझना स्टार्ट कीजिए। तो वो रूल समझने से पहले आपको बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी। अब देखिए, देखिए लिखा है कमल। अब अगर मैं बात करूं कि कमल क्या है, तो कमल एक नाम है ना, और मैंने बता रखा है कि जिसका भी नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिसका भी नाम होता है उसी को क्या कहते हैं, नाउन। तो कमल एक नाम है, और नाम है तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगला वर्ड क्या लिखा, बेंट। बेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप कहोगे सर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब देखो कोई भी लिखी हो, हमेशा हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस फॉर्म। कोई भी वर्ब लिखी होती है, सारी वर्ब्स की यही 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और ये पांचों जो फॉर्म्स लिखी हैं हमेशा किस वर्ब की फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फॉर्म होती है। मतलब इस फॉर्म में कोई भी वर्ब आपको, कोई भी क्रिया ऐसी लिखी दिखाई दे जाए तो आप समझ जाओ कि ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। देखो सामान्यतः वर्ब में 2 कैटेगरी डिवाइड होती हैं सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग, की एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो अगर इसमें इस फॉर्म में कोई भी वर्ब आपको लिखी हुई दिखाई दे तो प्यारे बच्चों समझ जाओ हमेशा क्या होगी, मेन वर्ब होगी। बात समझ में आ गई इतनी। अब देखिए लिखा कमल वेंट एस्टरडे। अब ये वेंट हो गया और ये क्या हो गया, एस्टरडे हो गया। अब देखो वेंट क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब हो गई, अच्छा मेन वर्ब हो गई। अब बात आती है एस्टरडे की, कि एस्टरडे क्या है। तो देखो कोई भी सेंटेंस लिखा होगा और उसमें जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो इधर लिख दे रहा हूं कौन कौन से होते हैं। तो हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। और ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, दुनिया का कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो, कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिखा हो, हमेशा इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिला के बनेगा। मतलब उस सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड लिखे होंगे वो क्या होंगे, वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से होंगे। अब देखो अगर मैं बात करूं कि यस्टरडे क्या है, तो यस्टरडे कोई दिन का नाम तो है नहीं, क्योंकि दिनों के नाम अब आप लोग, कुछ लोग सोचेंगे नहीं सर दिन का नाम तो है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, टुडे आज, लेकिन ये दिन के नाम नहीं। दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सब होते हैं। तो अगर नाम नहीं है तो नाउन भी नहीं है। अब देखिए अगला वर्ड क्या लिखा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन तो ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे ये सब होते हैं, तो प्रोनाउन भी नहीं है। अच्छा यस्टरडे से कोई कार्य नहीं पता चल रहा है, तो वर्ब भी नहीं है। अच्छा ये देखो मैंने आपको बताया था इंटरजेक्शन, ये हमेशा बताता है सडन फीलिंग को। इंटरजेक्शन किसको बताता है, तो इंटरजेक्शन हमेशा बताता है सडन फीलिंग को। मतलब मन में अचानक से उठने वाले भावों को व्यक्त करता है। किसको, मन में अचानक से उठने वाले भाव। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके पैर में ठोकर लग गई, तो जैसे ही ठोकर लगती है तुरंत आप क्या बोलते हो, ओह, या फिर आप क्या बोलते हो, आह। तो ये जो आप वहां पे ओह या आह बोलते हो, या मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हो, कोई बहुत अच्छी चीज दिख गई, तो आप क्या बोलते हो, वाओ। क्या बोलते हैं आप लोग, वाओ। तो ये जो वाव है, ओ है, आ है, ये सभी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सब क्या है, सडन फीलिंग को दिखा रहे हैं, इसीलिए इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। कंजंक्शन जो जोड़ता है, तो देखो यस्टरडे कंजंक्शन भी नहीं है, इंटरजेक्शन भी नहीं, कंजंक्शन भी नहीं, प्रीपोजिशन भी नहीं। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन ऑन, फॉर, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, बाय, विथ ये सब होता है। अब बचा क्या है, अब या तो ये एडवर्ब होगा या तो एजेक्टिव होगा। अब अगर नाउन के बारे में बताएगा, नाउन की विशेषता को बताएगा, तो ये क्या होगा, एजेक्टिव होगा। और अगर वर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे एक नाउन लिखा है और एक वर्ब लिखी है। अब देखो
कमल और फिर यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो ये देखिए जो क्या कमल बीता हुआ कल है, तो कमल जो है अगर आप कहोगे सर कमल बीता हुआ कल है, तो कमल पर्सन है, आदमी अच्छा बुरा ईमानदार बेईमान ये सब होता है, बीता हुआ कल थोड़े होता है। नहीं तो मैंने आपसे पूछा और भाई साहब आपके पिताजी का क्या हाल चाल, बोले भैया बीता हुआ कल। हमने कहा और बड़े भाई क्या हाल चाल है, बोले आने वाला कल। ये क्या ऐसा हो सकता है, ये रिप्लाई आप दोगे क्या, ये जवाब हो सकते हैं इसके? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एडजेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि गए कब गए हो, तो आप कहोगे सर बीते हुए कल में वो गए थे। तो ये देखो जाना वर्ब है और ये जाने के समय के बारे में बता रहा है, तो जाना वर्ब है और वर्ब के बारे में जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब ये तो हो गए डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन। अब शॉर्ट ट्रिक समझो इसमें। तो भैया इसकी ट्रिक ये है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन, हाउ, व्हेन और वेयर। जब भी ये 3 प्रश्न हम करेंगे किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब से, तो इनका जो जवाब होता है, इनका जो रिप्लाई होता है, ये 3 के तीनों ही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इनका जो जवाब निकल के आएगा सामने वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। और जब भी हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो ये मैनर मतलब कोई कार्य कैसे किया गया, तरीके को बताएगा। व्हेन ये हमेशा टाइम को बताएगा कि कोई कार्य कब हुआ, और वेयर ये हमेशा प्लेस को बताएगा कि कोई कार्य कहाँ हुआ। तो एक तो डिटेल एक्सप्लेनेशन सुने थे आप। अब इससे देख लो, अब हमने पूछा कि वेंट मतलब गए, कब गए, तो यस्टरडे गए। तो देखो व्हेन का जवाब है, मैंने बताया व्हेन का जवाब हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब है। ठीक है, चलो बढ़ता हूं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं जब बात करूंगा तो लिखा है कमल वेंट इन द इवनिंग। तो देखो फिर यहाँ कमल क्या है, नाउन है, वेंट क्या है, यहाँ पे वर्ब है। और मैं पूछूंगा कमल कब गया, तो आप बोलोगे सर इन द इवनिंग, शाम को गया। ठीक है, तो ये देखो इन द इवनिंग उसका जवाब है, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगला लिखा कमल वेंट एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स होता है विदेश में, एब्रॉड मीन्स क्या हो जाता है, विदेश में। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं पूछूंगा कि कमल कहाँ गया था, तो आप बताओगे सर एब्रॉड। तो देखो बेंट वर्ब है और कहाँ वेयर का जवाब है, मैंने बताया इन तीनों में से किसी का भी जवाब मिलेगा तो एडवर्ब होगा। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। फिर देखो यहाँ फिर वेंट क्या है, वर्ब है। फिर मैं पूछूंगा कमल कहाँ गया था, तो आप बोलोगे सर इन द फील्ड। तो देखो ये भी इन द फील्ड भी क्या हो गया, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि इसका जो जवाब होगा हमेशा एडवर्ब होगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पूछा कि कब गया, तो आपने बोला यस्टरडे। हमने पूछा कब गया, तो यहाँ पे आपने बोला इवनिंग। ऐसे लिखा आई विल डिलीवर। डिलीवर मतलब क्या होता है, देना। तो मैं दे दूंगा बॉक्स व्हेन दे मीट हेयर, व्हेन दे कम हेयर, जब वो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे फिर यही क्वेश्चन पूछूंगा, देखो कैसे दे दूंगा बॉक्स, कुछ नहीं पता। कहाँ दे दूंगा बॉक्स, ये भी नहीं पता। कब दे दूंगा, तो कब दे दूंगा बॉक्स, तो इसका जवाब है कि व्हेन दे कम हेयर, जब वो यहाँ आएंगे तब दे दूंगा। तो देखो यहाँ व्हेन का जवाब है ना, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया, एडवर्ब। ये भी पूरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही चीजें लॉजिकली एकदम चल रही, एकदम स्मूथली। तो आपने देखा कि यहाँ पे एडवर्ब के अलग अलग टाइप्स को आपने देखा, और जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब ध्यान से समझना। अब देखो आप लोग बुक्स वगैरह जब उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारी नौटंकी लिखी है, बहुत बड़े बड़े उसमें डेफिनेशन वगैरह लिखे हैं, आप हमेशा परेशान हो जाओगे उनको पढ़ के, और उसमें से कोई क्लियरिटी भी नहीं निकलेगी। मतलब कोई चीज़ें उसमें क्लियर नहीं हो पाती हैं कि इसमें चीज़ें जो लिखी हैं इसको कैसे क्या है। बहुत काफ़ी आप जब उसको समझेंगे, काफ़ी एनालिसिस के बाद में वहाँ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन आज मैं जो भी आपको इसमें ट्रिक्स टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, सिंगल लाइन में चीज़ें क्लियर होंगी, ये मेरा वादा है। ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए जब भी किसी भी सेंटेंस में, जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बारे में केवल एक शब्द बताएगा, कितने शब्द बताएंगे वर्ब के बारे में, केवल एक शब्द बताएगा, तब उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बारे में कोई एक ही शब्द बताएगा तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम एडवर्ब कहते हैं। चलिए देखिए इधर, चलिए इसी से बना देता हूं। जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बारे में केवल एक ही शब्द बताएगा तब उसको हम क्या कहेंगे, केवल एडवर्ब कहेंगे। लेकिन जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बारे में एक से ज्यादा शब्द बताते हैं तब उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं।
क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज। तो देखो यहाँ वर्ब के बारे में एक शब्द बताया केवल एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बारे में 3 शब्द बताए ना, तब इसको एडवर्ब फ्रेज। ऐसे यहाँ भी वर्ब के बारे में केवल एक शब्द बताया, तब हमने इसको क्या कहा, केवल एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ब के बारे में 3 शब्द, मतलब एक से अधिक शब्द बता रहे हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज। क्या बोलेंगे इसको भी, एडवर्ब फ्रेज। लेकिन जब किसी सेंटेंस में वो जो वर्ब के बारे में बताने वाले एक से अधिक शब्द हैं, उनके साथ साथ, मतलब वर्ब के बारे में बताएं, एक से अधिक शब्द बताएं, लेकिन उसी जो एक से अधिक शब्द हैं उसी में कोई मेन वर्ब भी लिखी हो, उसी में कोई मेन वर्ब भी लिखी हो। देखो ये जो कम है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने अभी बताया आपको कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमेशा क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो अगर उसी में जो एक से ज्यादा शब्द हैं उसी में कोई मेन वर्ब भी लिखी हो, तब इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। चलो इसको मिटा के मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है। तो देखो अब 3 चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया। पहला, केवल एडवर्ब के बारे में मैंने डिस्कस किया। दूसरा, मैंने एडवर्ब फ्रेज के बारे में डिस्कस किया। और तीसरा, मैंने एडवर्ब क्लॉज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने डिस्कस की। अब देखो इसमें से ये जो एडवर्ब फ्रेज है, तो इसी को हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों ने देखा कि जो एडवर्ब फ्रेज है, चाहे उसी को आप एडवर्ब फ्रेज कहिए, चाहे उसी को आप एडवर्बियल फ्रेज कहिए, बात दोनों एक ही है। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस को पहले लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा बिहाइंड द हाउस वर स्लैश वाज सिचुएटेड अ विलेज। ठीक है। अगला हमने लिखा, जस्ट नहीं, यहाँ पे लिखिए बिहाइंड द हाउस वाज स्लैश, ये पूरा हटा देता हूँ, बिहाइंड द हाउस इज स्लैश आर ग्रोइंग मेनी ट्री प्लांट्स। एक सेंटेंस हमने ये लिखा। अगला हमने लिखा जस्ट आउटसाइड द होटल इज स्लैश आर पार्क्ड 2 कार्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने लिखा यहाँ पे, बिहाइंड द माउंटेन्स या बिहाइंड दोज माउंटेन्स इज स्लैश आर सिचुएटेड अ टाउन। ऐसे हमने लिखा। चलो टाउन विलेज कुछ भी लिखो। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिखा। एक और लिख दे रहा हूं, along the northern frontier of India is slash are situated the हिमालय। जी ये सेंटेंस हमने इधर बना दिया। ठीक है।
अब देखिए जो सेंटेंस हैं, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उधर सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं, अब इधर आप लोगों को एक एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे सुनना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा है बिहाइंड द हाउस इज स्लैश आर ग्रोइंग मेनी प्लांट्स। अब देखो इस सेंटेंस की शुरुआत जो हुई है ये बिहाइंड द हाउस से हुई है। आपने देखा दो क्रियाएं साथ में आई हैं, तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, दूसरी वाली मेन वर्ब। अब देखो इसमें क्या काम हो रहा है, तो ग्रोइंग मतलब बढ़ने का काम हो रहा है। अब हमने ये बताया कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्बियल फ्रेज से हो तो पहले चेक करेंगे क्या ये एडवर्बियल फ्रेज है या नहीं है। तो देखो एडवर्ब खोजने के लिए अभी तक मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब को पकड़ेंगे और मेन वर्ब से 3 प्रश्न करेंगे। कौन कौन सा? व्हेन, वेयर और हाउ। चलो देखते हैं। तो लिखा है बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे स्लैश आर ग्रोइंग बढ़ रहे हैं मेनी प्लांट्स, ढेर सारे पौधे मतलब बढ़ रहे हैं और लगे हुए हैं, ठीक है। यही इसकी मीनिंग है। तो देखिए अगर मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कब बढ़ रहे हैं तो आप कहोगे सर इसका कोई जवाब नहीं। हमने पूछा कहाँ बढ़ रहे हैं तो आपने बताया बिहाइंड द हाउस, और मैंने अभी बताया कि इन तीनों का जवाब हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। इन तीनों में से किसी का भी जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा? हमेशा एडवर्ब। अब देखो अगर ये अकेले एक ही शब्द होता तब एडवर्ब होता, लेकिन एक से ज्यादा शब्द हैं तब इनको हम क्या बोल देंगे? एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोल देंगे इनको हम? एडवर्बियल फ्रेज। ऐसे देखिए यहाँ पे काम क्या हुआ है? पार्क करने का, मतलब गाड़ी खड़ी करने का। चलो बताओ, व्हेन कब खड़ा किया? कुछ नहीं पता। कैसे खड़ा किया? कुछ नहीं पता। कहाँ पे गाड़ी कार्स खड़ा किया? तो आप बताओगे सर जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के बाहर, ठीक है। तो अब देखिए लिखा हुआ जस्ट आउटसाइड द होटल, और ये जो जस्ट आउटसाइड द होटल है ये किसका जवाब है? तो ये व्हेयर का जवाब है, ठीक है। तो व्हेयर का जवाब मिला, तो इन तीनों में से किसी का जो भी जवाब मिलता है वो हमेशा क्या होता है? एडवर्ब। लेकिन एक से ज्यादा शब्द लिखे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। ऐसे देखो यहाँ पे क्या है? सिचुएटेड। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित होना। चलो पूछते हैं क्वेश्चन, कब स्थित है? देखो लिखा है बिहाइंड द दोज माउंटेन्स, उन पहाड़ों के पीछे इस स्लैश आर सिचुएटेड स्थित है अ टाउन, एक टाउन स्थित है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कि कहाँ कब स्थित है तो आप कहोगे सर कोई जवाब नहीं। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कैसे स्थित है, फिर आप कहोगे सर कोई जवाब नहीं। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कहाँ स्थित है तो आप बताओगे सर बिहाइंड दोज माउंटेन्स, उन पहाड़ों के पीछे। तो देखो ये जो बिहाइंड दोज माउंटेन्स है ये क्या है? ये उसका जवाब है, तो एडवर्ब होगा। चूंकि एक से ज्यादा शब्द लिखे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे? एडवर्बियल फ्रेज। ऐसे देखो यहाँ भी क्या है? लिखा है सिचुएटेड। सिचुएटेड यहाँ स्थित होना। कह रहा है एलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी छोर पर इज स्लैश आर सिचुएटेड द हिमालयाज, हिमालय स्थित है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूंगा कब स्थित है तो कुछ नहीं पता, कैसे स्थित है कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं पूछूं कहाँ स्थित है तो आप बताओगे सर एलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी छोर पर। तो देखो ये कहाँ का जवाब है? तो व्हेयर का जो जवाब होता है वो एडवर्ब होता है। चूंकि एक से ज्यादा शब्द लिखा है इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोल देंगे इसको हम? एडवर्बियल फ्रेज। क्लियर हो रही है ना चीजें? तो ये एडवर्बियल फ्रेज लिखा हुआ है इधर। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने बताया अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्बियल फ्रेज से हो तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा सेंटेंस के अंत में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्बियल फ्रेज से हो तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा सेंटेंस के अंत में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। अब देखिए ये हो गए एडवर्बियल फ्रेज, ये दोनों हो गई वर्ब। तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? तो सब्जेक्ट हमको मिलेगा सेंटेंस के लास्ट में। अब देखिए अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यही रूल होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा मेनी प्लांट्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेनी प्लांट्स लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो मेनी प्लांट्स लिखा है तो आपने देखा कि ये जो मेनी प्लांट्स एक से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट अपना कैसा हो गया? प्लूरल। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? यहाँ आर लगा देंगे, इज को हटा देंगे। बात समझ में आ गई?
अगला देखिए लिखा है जस्ट आउटसाइड द होटल, तो ये क्या हो गया एडवर्बियल फ्रेज, ये हो गई वर्ब, और यहाँ पे लास्ट में क्या दिया हुआ है, इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है। सब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है इसका, तो सब्जेक्ट इसके लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो सब्जेक्ट इसके लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखा टू कार्स, क्या लिखा है, टू कार्स। अब टू कार्स सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो आप कहोगे सर तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, इज को हटा देंगे, ठीक है। अगला लिखा है बिहाइंड दोज माउंटेन्स इज स्लैश आर सिचुएटेड अ टाउन। अब देखो ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज, ये हो गई वर्ब पूरी, और यहाँ पे लास्ट में सब्जेक्ट मिला, और सब्जेक्ट क्या लिखा, अ टाउन। अब बताओ आप, अ टाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल, तो एक ही टाउन की बात की गई है ना, तो एक तो सिंगुलर होता है, कोई चीज एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल हो जाएगी। तो मतलब सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे और आर को हटा देंगे। अगला देखिए लिखा है अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी छोर पर इस स्लैश आर सिचुएटेड द हिमालयाज। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा, द हिमालयाज। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट सुन लो पहले। देखिए जो द हिमालयाज लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो भैया कि कभी भी हम हिमालय नहीं लिखेंगे, केवल हिमालय नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जब भी लिखा जाता है तो हिमालय नहीं होता है, क्या होता है, हिमालयाज होता है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी हिमालयाज का अकेले नहीं लिखा जाता, जब भी लिखा जाएगा तो इसके पहले हमेशा हम क्या यूज करते हैं, द। क्यों, क्योंकि ये माउंटेन रेंज है। ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये माउंटेन रेंज है। तो ये क्या है, माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। माउंटेन रेंज मतलब क्या होता है, पर्वत श्रृंखला। और पर्वत श्रृंखला से पहले हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ये रूल होता है। जैसे अल्पस, अल्पस पर्वत श्रृंखला सुना होगा ना, तो इसके पहले भी हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसके पहले हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं, द हिमालय लिखा जाता है। और ये जो द हिमालयाज है, ये कभी भी, आप तो सोचते हैं हिमालय एक ही पहाड़ है, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए द हिमालयाज लिखा, द हिमालयाज मैंने बताया प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसी होगी, यहाँ प्लूरल होगी। इज के यहाँ पर हम इज नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे अपना दिमाग मत यूज कीजिएगा, जो फैक्ट बता रहा हूँ बस वही यूज कीजिए, चूंकि आपका एग्जामिनर यही फैक्ट देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूल था। आशा करता हूँ कि ये रूल आपसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चूंकि इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में, पहले मैंने एडवर्बियल फ्रेज डिस्कस किया, उसके तो इसमें तीन चीज़ें एडवर्ब क्लियर कर दी, एडवर्बियल फ्रेज भी क्लियर किया और एडवर्बियल क्लॉज भी क्लियर किया। कभी कभी कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें ऐसे सेंटेंस लिख देता है और पूछ लेता है कि इसमें से एडवर्बियल फ्रेज क्या है, और उसी सेंटेंस के चार अलग अलग भाग ऑप्शन में दे देता है कि कौन सा भाग इसमें से है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से एकदम सुनेंगे तभी चीजें इसमें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि देखिए अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत प्लूरल नाउन से हो, सॉरी, अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर देते हैं कलेक्टिव नाउन को, कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कलेक्टिव नाउन से हो, किससे हो, कलेक्टिव नाउन से हो। अब कलेक्टिव नाउन्स कौन सी होती हैं, जैसे हमने लिख दिया ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जजों का समूह। हमने लिख दिया टीम, टीम मतलब खिलाड़ियों का समूह। हमने लिख दिया फ्लॉक, फ्लॉक मतलब क्या होता है, पक्षियों का समूह। हमने लिख दिया हर्ड, हर्ड मतलब जानवरों का समूह। हमने लिख दिया क्लास, क्लास में कौन होता है, स्टूडेंट्स का समूह। हमने लिख दिया बेबी, बेबी मतलब लड़कियों या महिलाओं का समूह। हमने लिख दिया पार्टी, आप लोग पार्टी करने जाते हो ना, तो फ्रेंड्स के समूह को पार्टी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स के समूह को हम क्या बोल देते हैं, कमेटी बोल देते हैं। तो ये सब के सब क्या है, कुछ
कलेक्टिव नाउन्स है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि यही कलेक्टिव नाउन हो, ढेर सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। तो रूल ये होता है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग किया गया हो, देखो जो एक कलेक्टिव नाउन होते हैं ये या तो ग्रुप को दिखाते हैं या फिर कलेक्शन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? ये या तो ग्रुप को दिखाते हैं या तो कलेक्शन को दिखाते हैं। तो रूल ये होता है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो यदि कलेक्टिव नाउन्स को यूनिट के रूप में व्यक्त किया गया हो तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन्स को इंडिविजुअली व्यक्त किया गया हो, कैसे व्यक्त किया गया हो? इंडिविजुअली व्यक्त किया गया हो। इंडिविजुअली व्यक्त किया गया हो मतलब कलेक्टिव नाउन्स के बीच में मतभेद को व्यक्त किया गया हो, तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब कैसी होती है? हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है। तो यही रूल होता है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रूल आपको बता देता हूँ। इफ सम कलेक्टिव नाउन्स लाइक ज्यूरी, टीम, फ्लॉक, हर्ड, class, baby, party, committee, etc. are used as unit, then we use a singular verb in that sentence. And if those collective nouns are used individually, then we use a plural verb in that sentence. तो सेंटेंस में हम कैसी वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। यही रूल होता है, ठीक है। चलिए अब चीजें हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चलिए एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा, जैसे हमने इधर लिख दिया पहला एग्जाम्पल, हमने लिखा द ज्यूरी हैज / हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनानिमसली। ठीक है, चलिए इसको मैं एग्जाम के पैटर्न पे लिख के दे रहा हूं। ऑप्शन हमने बनाया, यहाँ पे मैं हैव लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हैज, पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा ऑप्शन है हैड, तीसरा ऑप्शन है हैविंग और चौथा ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट। तो ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हमने लिखा द ज्यूरी हैज नॉट गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनानिमसली। तीसरा हमने ऑप्शन यहां बनाया, हमने लिखा द टीम इज नॉट एबल टू एंड देयर डिस्प्यूट। ये हमने तीसरा यहाँ पे ऑप्शन बनाया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए, ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी, ये पूरा हो गया पार्ट नंबर सी और लास्ट में ये नो एरर, और जो नो एरर का है ये क्या हो गया? पार्ट नंबर डी, ठीक है। ऐसे इसको मैंने बना दिया, ये हो गया पार्ट नंबर ए, ये हो गया पार्ट नंबर बी, ये हो गया पार्ट नंबर सी और लास्ट में हमने क्या लिखा? नो एरर। और जो ये नो एरर लिखा हमने, ये क्या हो गया? पार्ट नंबर डी। चलिए देखते हैं
तो यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं एक एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये जो है ज्यूरी, ज्यूरी यहाँ पे क्या कलेक्टिव नाउन। अब ज्यूरी मतलब क्या होता है, जजों का समूह। अब जैसे मान लीजिए एक जजों का समूह जिसमें 5 जज हैं और इन्होंने कोई निर्णय दिया। अब इसमें 3 जज कह रहे हैं कि भैया ये 302 का मैटर है और 2 जज कह रहे हैं कि नहीं ये 307 का मैटर है, ठीक है। तो क्या जो सारे जज हैं एक ही बात पे सहमत हैं? तो नहीं सहमत हैं। तो जब नहीं सहमत है मतलब मतभेद हैं, तो इनको हमने यहाँ कैसे दिखाया, इंडिविजुअली। लेकिन अगर 5 के पांचों जज मिलके कह देंगे कि भैया ये 302 का मैटर है, तो देखो पांचों जज एक ही बात पे सहमत है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो लिखा है द ज्यूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय, क्या होता है, निर्णय। और यूनानिमसली मतलब होता है एक मत होकर, क्या होता है, एक मत होकर, या इसी को हम बोलते हैं सर्वसम्मति से। क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति से, ठीक है। तो ये जो चीजें लिखी हैं तो इसमें हो जाएगा द ज्यूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, जजों के समूह ने अपना निर्णय दिया यूनानिमसली, एक मत होकर, ठीक है। अब देखिए कह रहा जजों के समूह ने अपना निर्णय एक मत होकर दिया है। अब अगर एक मत होकर उन लोगों ने निर्णय दिया है तो इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, यूनिट के रूप में, मतलब सब मिलकर एक ही चीज पे सहमत है। तो जब यूनिट के रूप में आएंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखो यहाँ हैव लिखा, हैव क्या होती है, प्लूरल। हमें क्या चाहिए, सिंगुलर, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैज, ठीक है। अगला लिखा हुआ है द ज्यूरी हैज नॉट गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनानिमसली। अब अगले में कह रहा कि जो जजों का समूह है उसने अपना निर्णय एक मत होकर नहीं दिया है। तो भैया जब एक मत होकर निर्णय नहीं दिया है जजों के समूह ने, ये लिखा है नॉट लगा है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस में इनको इंडिविजुअली बताया गया है। कैसे, इंडिविजुअली। अब जजों के समूह ने अपना निर्णय एक मत होकर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि इनमें मतभेद प्रकट किया गया है, आपस में मतभेद है। मतभेद का मतलब यह है कि लोग अलग अलग बोल रहे हैं किसी निर्णय को लेकर के। तो जब मतभेद प्रकट किया जाएगा तो आने वाली वो प्लूरल होगी, तो यहाँ हैज नहीं क्या होना चाहिए, हैव। अच्छा एक दूसरी बात और भी है, जब सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर था तो देखो यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये 7 शब्द होते हैं, हिज, हर, योर, आवर, देयर, इट्स और माई। ये जो 7 शब्द लिखे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव था, अब जब यहाँ वर्ब प्लूरल आई तो प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो इट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर। तो इस प्रकार से गलती किस में है, तो गलती पार्ट नंबर बी में। अगला लिखा है द टीम इज नॉट एबल टू एंड देयर डिस्प्यूट। कह रहा टीम, टीम यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना। टीम को क्या होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है। तो जो टीम है इज नॉट एबल, योग्य नहीं है, टू एंड खत्म करने के, देयर डिस्प्यूट अपना विवाद। तो जो डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, विवाद होता है। विवाह मत समझ लेना, ये विवाह के बाद वाली स्थिति है, ठीक है। तो जो टीम है वो अपना विवाद खत्म करने की योग्य नहीं है। अब विवाद खत्म करने की योग्य नहीं मतलब विवाद खत्म नहीं हो रहा। अब विवाद खत्म नहीं हो रहा इसका मतलब उनके बीच में क्या है, मतभेद है। और जब भी यहाँ पे मतभेद को व्यक्त किया जाएगा तो हमेशा आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। तो यहाँ पे इज नहीं हम क्या लिखेंगे, आर। तो इस प्रकार से गलती किस पार्ट में है, तो इसमें गलती इसके पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे राम्स फैमिली हैव सेटल्ड इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, कह रहा है कि राम की जो फैमिली है वो सेटल हो चुकी है भारत के अलग अलग शहरों में। अब देखो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है, तो फैमिली है। काम क्या हो रहा है, सेटल करने का, मतलब बसने का काम हो रहा है। अब अगर सब लोग मिलकर एक ही शहर में बसेंगे तब इसको यूनिट कहेंगे, लेकिन इसमें कहा जा रहा है सब अलग अलग शहरों में बसे हैं। तो मैंने वही बताया ना कि अगर सब मिलकर एक ही काम करेंगे तो यूनिट, और उनमें मतभेद दिखाया जाएगा मतलब अलग अलग काम करेंगे तो इंडिविजुअल।
तो इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें इंडिविजुअली दिखाया गया है, किसको, इंडिविजुअली। और जब इंडिविजुअली दिखाया जाएगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे हम हैव नहीं क्या लगा, हैज नहीं क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।